एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 137। वैसे तो ये फिजिक्स का दूसरा वीडियो है, लेकिन एनसीईआरटी सीरीज में ये सेट नंबर 137 है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सब जड़त्व का नियम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम सब जड़त्व का नियम पढ़े थे, जिसमें मैं आपको उदाहरण के साथ बताया था कि विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व क्या है। ठीक है, तो रिकैप अगर आप करना चाहते हैं तो पिछला वाला वीडियो आप देख लें। विराम के जड़त्व में मैं बताया था कि हम सब बस के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे ही बस चलना प्रारंभ किया तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विराम का जड़त्व। और गति का जड़त्व का उदाहरण क्या था कि बस चल रही है और अचानक बस ड्राइवर ब्रेक मारता है और हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो वो हो जाता है गति का जड़त्व। आज हम सब पढ़ेंगे दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो दिशा का जड़त्व क्या है उदाहरण के साथ समझते हैं। एक पेन में एक रस्सी से ईंट बांधकर घुमाने पर एक ईंट का सामने की ओर फेंकना, यानी एक पेन में आप एक रस्सी बांध दें, उसमें ईंट बांध दें और जोर जोर से घुमाएं। ठीक है, जैसे ही हाथ से घुमाएंगे तो वो अगर रस्सी से जो भी ईंटा बांधे हैं वो ईंटा जब खुलेगा तो वो सामने की ओर फेंकाएगा। इसी को बोलते हैं दिशा का जड़त्व। ठीक है, वस्तु का गमन बल की दिशा की गति में करेगा। ठीक है, और एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर ड्राइवर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और बाई चांस दुर्घटना हो जाता है तो क्या होता है, तो कार जो है अंदर साइड गिरेगा और ड्राइवर कार से बाहर गिरेगा। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व मतलब यही हो गया कि पेन से जब आप रस्सी को घुमाएंगे और रस्सी में ईंट बंधा हुआ है तो ईंट जो है वो घूमने के दौरान में बाहर की ओर गति करेगा, ना कि अंदर की ओर गति करेगा। ठीक है, बाहर फेंका जाएगा। इसी को बोलते हैं दिशा का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 1362, न्यूटन के प्रथम गति नियम से शून्य त्वरण भी प्राप्त होता है। यह शून्य त्वरण क्या होता है? ठीक है, तो चलिए समझते हैं। शून्य त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम सब एक्सीलेटर दे रहे हैं तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, या एक्सीलेटर कम कर रहे हैं, गाड़ी का एक्सीलेटर कम करते हैं, अधिक करते हैं, तो यह त्वरण कहलाता है। यदि वस्तु का त्वरण शून्य हो जाए तो वस्तु विराम में रहेगा, यानी गाड़ी रुका हुआ है तो उसमें त्वरण क्या है? शून्य है, तो यह कहलाता है शून्य त्वरण। या वस्तु एक समान गति से आगे बढ़ रहा है तो इसको भी बोलते हैं शून्य त्वरण। जैसे अगर हम 40 की स्पीड से चला रहे हैं तो काफी समय तक हम 40 की स्पीड से ही चला रहे हैं गाड़ी को, तो इसको बोलेंगे शून्य त्वरण। और शून्य त्वरण का सूत्र क्या होता है? dv/dt। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आई होप कि शून्य त्वरण आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं तो गाड़ी एक समान चल रहा है, 30 की स्पीड से चल रहा है, तो 30 की स्पीड से ही हम सब काफी समय तक चलाए जा रहे हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे चलाए जा रहे हैं, तो एक समान गति है तो इसको शून्य त्वरण बोलेंगे। या गाड़ी रुका हुआ है तो इसको शून्य त्वरण बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1363, न्यूटन के दूसरे गति नियम से क्या प्राप्त होता है? ठीक है, पहले गति नियम को हम सब पढ़ लिए, चलिए दूसरे गति नियम को हम सब डिटेल से पढ़ेंगे, पर पहले जान लेते हैं कि दूसरे गति नियम में क्या क्या बात का पता चलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला हो गया बल का व्यंजन, F बराबर ma। m यहाँ पे क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है। दूसरा है संवेग की परिभाषा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। और तीसरा हो गया आवेग की परिभाषा, आवेग का बराबर होता है बल गुना सूक्ष्म समय। यह आवेग क्या होता है? तो मान लेते हैं कि विराट कोहली द्वारा बैट से गेंद को कुछ समय के लिए हिट करते हैं। जब चौका मारा जाता है, छक्का मारा जाता है, तो कुछ समय के लिए ही तो बॉल पे हिट करते हैं। ठीक है, तो वो जो कुछ समय लगा वही कहलाता है आवेग। ठीक है, यानी गेंद पर बैट का लगना कुछ समय के लिए, ये कहलाता है आवेग। और आवेग बराबर होता है बल गुना सूक्ष्म समय। ठीक है, तो ये आई होप समझ गया होगा। न्यूटन के दूसरे गति नियम से हम सबको तीन बात का पता चलता है, बल का व्यंजन, संवेग की परिभाषा और आवेग की परिभाषा। तो डायरेक्ट ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संवेग की परिभाषा बताइए न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है, तो आप क्या बोलेंगे? दूसरे गति नियम पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1364 देखते हैं हम सब। न्यूटन के तीसरे गति नियम से क्या प्राप्त होता है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से निम्न बातों का पता चलता है। पहला, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जैसे आप बंदूक को जैसे ही छोड़ते हैं, ठीक है, बंदूक को जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं तो हमारा हाथ भी पीछे जाता है और गोली आगे जाता है। तो ये हो गया प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, दूसरा बल का गुण पता चलता है हम सबको। और तीसरा संवेग संरक्षण का सिद्धांत का पता चलता है। कौन से गति नियम थे? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम से। ये सब हम सब आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1365, भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपको बताना है तीनों के जनक के नाम बताइए आप सब।
तो प्राचीन भौतिक के जनक हैं आइजैक न्यूटन, जैसे हम सब अभी पढ़ रहे थे न्यूटन का गति नियम। आगे हम सब न्यूटन का ग्रेविटी पे क्या काम किया था इन्होंने, ये भी पढ़ेंगे हम सब। दूसरा हो गया आधुनिक भौतिकी, इसके जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। और तीसरा हो गया वर्तमान भौतिकी, इसके जनक है स्टीफन हॉकिंग्स। ठीक है, तो तीनों आप याद रखेंगे। अभी चलिए हम सब आधुनिक भौतिकी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का जनक क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1366, आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितने सिद्धांत दिए? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 3 सिद्धांत दिए। पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था, इन्हीं पे इन्हें नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। ये अब सब आगे जानने वाले हैं। दूसरा है विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत और तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं E बराबर mc²। काफी बार आप सुने होंगे। तो आधुनिक भौतिकी आइंस्टाइन के E बराबर mc² पर आधारित है, इसलिए इन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा आइंस्टीन जर्मनी के वैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में हिटलर का शासन आ जाने के कारण इन्होंने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली थी। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के 3 सिद्धांत पे अभी हम सब चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। दूसरा है विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत और तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत। ठीक है, जिसको E बराबर mc² बोलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 1367, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं हम सब। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। धातु पर निश्चित ऊर्जा के आघात से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, धातु है और इस पे हम सब निश्चित ऊर्जा देते हैं। अभी ऊर्जा के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो ऊर्जा देते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन ये कौन सा ऊर्जा दिया जाता है? तो ये ऊर्जा पैकेट में बने होते हैं, इसे फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। और यह फोटोन h न्यू है। न्यू का साइन क्या होता है? तो ऐसे आप लिख सकते हैं, मैं लिखकर आपको बता देता हूं। तो न्यू ये हो गया। ठीक है, अब h बराबर h का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो h का वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 पे पावर -34 जूल प्रति सेकेंड। और न्यू क्या है? तो यह आवृत्ति है। आवृत्ति को हर्ट्ज से करते हैं हम सब। इसी खोज पर आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हर्ट्ज ने कहा था। प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन ने की थी, इसलिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो न्यू इसमें समझ गए, न्यू को ऐसे आप लिख सकते हैं। और न्यू एक आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, जबकि h का वैल्यू है 6.67 गुना 10 पे पावर -34 जूल प्रति सेकेंड। और ये ऊर्जा जो इस धातु पे निश्चित ऊर्जा का आघात हम सब करते हैं, तो ये कैसा ऊर्जा है? तो ये ऊर्जा पैकेट में बना होता है, इसको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये याद रखेंगे आप सब। और इसको जब आप घात करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनिक निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 1368, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो समझने का हम सब प्रयास करते हैं। देखिए, वस्तु या तो विराम में है या गति में है। अन्य वस्तु की अपेक्षा जो विराम में है वो गति में दिखेगा, लेकिन जो गति में है वो विराम में दिखेगा। इसको उदाहरण के तहत समझते हैं। अगर ये समझ गए तो बहुत ही मजा आ जाएगा आप सबको। मान लेते हैं एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, समझिएगा बात से। लिफ्ट जानते हैं ऊपर नीचे होता है, हम सबको पहुंचाने का काम करता है फ्लोर पे। तो एक व्यक्ति मान लेते हैं लिफ्ट के अंदर है और एक व्यक्ति लिफ्ट के बाहर है। ठीक है, अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति के लिए अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो गति में रहेगा, यानी बाहर वाला व्यक्ति लिफ्ट को देख रहा है और लिफ्ट में कौन है? एक और व्यक्ति है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उस व्यक्ति को लग रहा है कि वो जो अंदर में व्यक्ति बैठा हुआ है लिफ्ट में वो गति में है, लेकिन एक्चुअल में क्या वो गति में है? नहीं, वो विराम में है। वो लिफ्ट में ही है और विराम में है, लेकिन बाहर वाले को लग रहा है कि वो गति में है और लेकिन एक्चुअल में वो विराम में है। तो इसी को बोलते हैं हम सब विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप ट्रेन के बारे में अगर जान ले तो स्टेशन पे बहुत सारे लोग हैं, हम सब ट्रेन में बैठे हुए हैं। मान लेते हैं हम जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप जो है ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं। ठीक है, तो आपके लिए हम गति में होंगे, लेकिन हम अपने लिए क्या गति में है? नहीं, हम सीट पे बैठे हुए हैं, यानी विराम की अवस्था में है। इसी को बोलते हैं विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी जो दिखता है वो बिकता नहीं है, ये वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं। मतलब जो दिख रहा है आपको एक्चुअल में वो है नहीं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि हम ट्रेन के साथ गति में हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हम बैठे हुए हैं। और हमको लग रहा है कि आप गति में हैं, लेकिन आप एक्चुअल में खड़े हैं बाहर में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 1369, ये आइंस्टाइन का तीसरा था।
द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत क्या है, यानी E बराबर mc स्क्वायर क्या है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यदि वस्तु में द्रव्यमान हो और वस्तु को प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नीचे में लिख दिया हूं। प्रकाश के वेग का वर्ग दिया जाए तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। लेकिन इस बात का याद रखेंगे, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दूसरे चीज के लिए दिया गया था, जो कि हम सब देखे, कुछ 2 क्वेश्चन पहले देखे हम सब। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 1370। वर्तमान भौतिकी के जनक स्टीफन हॉकिंग्स हैं। इन्होंने किस पर केंद्रित थे, तो ये ऊर्जा संरक्षण और हरित प्रकृति पर केंद्रित थे। स्टीफन हॉकिंग्स ने 3 प्रमुख किताब लिखा है, जरूर आप नाम याद रखेंगे। पहला टाइम मशीन, और दूसरा ए यूनिवर्स ए नटशेल, और तीसरा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, जिसको बाद में एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए टाइम कर दिया गया। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 137। मैं बहुत सारा प्लेलिस्ट बना दिया हूं कल ही आप सबका, बीपीएससी के लिए बना दिया हूं, बिहार एसएससी के लिए, दरोगा के लिए, सिविल कोड के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका फिजिक्स आपको पता है एनसीईआरटी साइंस सेट 136 से सेट नंबर 200 तक रहेगा फिजिक्स। सेट नंबर 35 से लेकर के सेट नंबर 75 तक रहेगा आपका केमिस्ट्री। और सेट नंबर 1 यानी एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 1 से लेकर के 34 तक मिक्स्ड है। ठीक है, 35 से 75 केमिस्ट्री हो गया, 76 से 135 आपका बायोलॉजी चलेगा, और 136 से लेकर के 200 नंबर तक आपका फिजिक्स चलेगा। तो यही आप समझ लें, सबका प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, जाकर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कल हम सब पढ़ेंगे आगे, इसी में देखेंगे हम सब थोड़ा वीमा के बारे में भी पढ़ेंगे। वीमा मतलब हो गया एसआई मात्रक। ठीक है, तो ये सब हम सब देखने वाले हैं। और कभी और न्यूटन का जो 2-3 नियम बच गया है, दूसरा नियम और तीसरा नियम, तीनों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।